तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपको पता है, एक बार ज़रा डिफिनीशन थोड़ी बात बताना। काइनेटिक फ्रिक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है ना, फोर्स। तो उसके लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा तो किस लिए लगाते हैं, मतलब वो फोर्स क्या करता है। तो उसका आंसर क्या आपने पढ़ा है कि रिक्वायर्ड फोर्स टू ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये काइनेटिक है। रोलिंग फ्रिक्शन में आपने क्या पढ़ा है? रिक्वायर्ड फोर्स टू ब्रेक इंटरलॉक। बच्चों अगर ये कहा जाए कि सरफेस वेरी स्मूथ तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वेरी हाई। तो वेरी हाई का रीजन क्या था? मॉलिक्यूलर वेरी हाई का रीजन क्या था? रिक्वायर्ड फोर्स टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड। याद है ना ये बात? फिर दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात थी थ्योरी के रिगार्डिंग कि फ्रिक्शनल सरफेस पे जब कोई बॉडी स्लिप करेगा तो जहाँ पे वो स्लिप करेगा या अपने हाथ को ही ऐसे रगड़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसका रीज़न क्या था? जब मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटता है तो जो एटम है वो वाइब्रेट करेंगे। तो जब एटम का वाइब्रेशन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। उसी को बोलते हैं जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट। ये एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ द जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट। तो जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम। तो जब एटम का वाइब्रेशन हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंड से ज़्यादा हो गया तो एनर्जी बॉडी से सराउंड में चला जाएगा। तो बॉडी से जब निकल के सराउंड में एनर्जी गया तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड हीट इज नॉन रिकवरेबल एनर्जी। यहाँ मैं उसको रिकवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो किस फॉर्म में गया? रेडिएशन के फॉर्म में। तो वो एनर्जी का लॉस हो गया, राइट। और उसी एनर्जी लॉस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों, बहुत सारी बातें और भी हुई होंगी। अब हम आज न्यूमेरिकल पे फोकस्ड हैं और सबसे पहले नंबर पे आता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल एबव विच बॉडी कैन स्लिप। एंगल एबव बॉडी कैन स्लिप, मतलब ऐसा एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल एबव विच, उसके ऊपर जाने पर बॉडी क्या करेगा? स्लिप कर जाएगा। तो एंगल एबव विच बॉडी कैन स्लिप, बॉडी कैन स्लिप, बॉडी स्लिप कर सकेगा। एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एंगल एबव एट विच बॉडी कैन स्लिप। देखिए एक सवाल का एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं आप लोग। जैसे बच्चों ये मैंने कोई इंक्लाइंड प्लेन रखा, अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ पे मैंने किसी बॉडी को रख दिया, कोई ब्लॉक रख दिया मैंने। अब मैंने इस ब्लॉक को इस पे मैंने रख दिया ऐसे। अब देखो होता क्या है कि मैं इस प्लेन को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। देखो ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा। अभी मान लो ऐसे है, तो ऐसे है तो ये स्लिप नहीं करेगा। ये प्लेन है, देखो अभी मान लो कि ऐसे है, ठीक है, तो ये स्लिप कैसे करेगा? नहीं करेगा। अब इस प्लेन को, जो ये प्लेन आपको दिख रहा है, इसको मैं धीरे धीरे इसका एंगल देखो ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ। जैसे अभी 15 डिग्री हो गया, 18 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया। तो एक ऐसा एंगल आएगा, जैसे ये एंगल आएगा वैसे ये चलना शुरू कर देगा। बस वही एंगल जिस पे जस्ट स्टार्ट हुआ
मतलब उससे थोड़ा आगे गया तो चल दिया, उसी को क्या कहते हो आप लोग, एंगल ऑफ रिपोज। इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज के एंगल पर होगा तो ये चलेगा कि रुका रहेगा, रुका रहेगा। अगर एंगल ऑफ रिपोज पर है तो रुका रहेगा। उसमें क्या लिखा, एबव, एंगल एबव, जिससे वो ज़्यादा होगा तब वो स्लिप करेगा, तो जिससे ज़्यादा होगा उसी को क्या कहेंगे, रिपोज। इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज पे इट विल रिमेन इन रेस्ट एंड एबव दैट, उससे ज़्यादा जब बढ़ा दोगे तब ये स्लिप करना शुरू करेगा। बात समझ आई? तो जैसे मैंने बोला कि बच्चों इस एंगल पर ये स्लिप करना शुरू कर दिया, तो जिस एंगल पर ये स्लिप करना शुरू कर दिया, मान लो ये एंगल है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो यहाँ पे एंगल मैंने थीटा ले ली और इसका फ्रिक्शनल सरफेस है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होगा। बच्चों अब इस पर कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं, तो भाई एक फोर्स तो देखो ये लग गया, नाम बताइए बच्चों, नॉर्मल लग गया। और इसका अपना mg भी होगा ना, तो इसका एक फोर्स ये mg लग गया, यहाँ पे mg लग गया। और इसके बाद बच्चों फिर ये एंगल थीटा हो गया, हाँ ये थीटा यहाँ पे लगा दी। अब इस mg को रिजॉल्व कर दो, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ना। अब इन सब कंपोनेंट के वैल्यू अगर नाम आप बताते जाएं, मैं लिखता जाऊँ, ये वाला क्या है और वो वाला क्या है, विच इज़ mg साइन थीटा। और बच्चों ये क्या हुआ, mg कॉस थीटा। अब ये mg साइन थीटा क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है उसको नीचे लाने के लिए। तो जब इसको नीचे लाने के लिए ट्राई करेगा तो सरफेस क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोज करेगा कि भाई तो क्यों चलाना चाह रहा है, तो क्यों चलाना चाह रहा है, तो अपोज करेगा। तो जब अपोज करेगा तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स कल आप लोगों ने पढ़ा था, न्यूटन के एक्सपेरिमेंट को देखा था, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था ना कि म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, म्यू इंटू एन, मीन्स म्यू इंटू mg कॉस थीटा। तो बच्चों मैंने कहा था कि जब फ्रिक्शन फोर्स के बराबर का ही फोर्स होगा तो ऑलवेज इक्विलिब्रियम। याद होगा मैंने कोई बात ऐसा बोला था कि टार्क जीरो दिखाया था वहाँ पे। तो अब यहाँ पे कौन सा केस है, इक्विलिब्रियम है। अगर इसे थोड़ा सा एंगल बढ़ेगा तब इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब होगा, तब ये बॉडी चलने लगेगा। तो अभी किस सिचुएशन में है, तो एंगल ऑफ रिपोज पर बॉडी है, तो किस सिचुएशन में होगा, इक्विलिब्रियम। और अगर उससे ऊपर हो गया तो तब चलने लगेगा, यही बात हुआ ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम एट एंगल ऑफ रिपोज, एट एंगल ऑफ रिपोज, एट एंगल ऑफ रिपोज। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे म्यू mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा, इक्वल टू mg साइन थीटा। अब इसे mg पे डिपेंड नहीं करेगा, कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, म्यू। तो बच्चों थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स म्यू। आपने पढ़ा कि दिस थीटा नोन एज फ्रिक्शनल एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। This theta also known as semicone angle. This theta also known as at this point is angle of repose. तो इस थीटा के नाम बहुत है। आपने ऐसे ही tan थीटा वहाँ भी पढ़ा था ना, कहाँ पे, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो बच्चों ये थीटा बराबर tan इनवर्स में एंगल ऑफ रिपोज आ गया। अब देखो ये एंगल ऑफ रिपोज की बात हो गई कंप्लीट। अब जैसे मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन दिया कि रबर की बेल्ट है और यूरिया फर्टिलाइज़र जो, या यूरिया छोड़ो, शुगर और बेल्ट के बीच म्यू की वैल्यू मैंने दे दी कि भाई ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है। अब आपसे पूछा गया
कि इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करनी है थ्रू अ बेल्ट, तो बेल्ट को हम किस एंगल पर रखें जिससे कि वो लौट के शुगर स्लिप करके नीचे ना आए बल्कि वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो उसका एंगल क्या होना चाहिए बच्चों? ग्रेटर दैन tan इनवर्स म्यू और लेस दैन tan इनवर्स म्यू। अगर ग्रेटर दैन tan इनवर्स म्यू होगा तो सब स्लिप कर जाएगा, और अगर लेस दैन होगा तो तभी तो जाएगा। तो एंगल क्या होना चाहिए? लेस दैन tan इनवर्स म्यू। बात समझ आई? क्योंकि मेरे को मटेरियल ट्रांसपोर्ट करानी है, वो स्लिप करके लौटे ना, वो चला जाए। तो ये बात हुआ। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपसे पूछते हैं लोग, जानना चाहते हैं कि बेसिक चीज़ें ठीक हैं, और बच्चों एग्ज़ाम में और होता ही क्या है, बच्चों से यार क्या पूछेंगे, यही सब पूछते हैं। अब यहाँ बताओ आप, इफ़ ऐसे मैंने ये बेल्ट बनाई, ये बेल्ट हो गया, और इस पर कोई मटेरियल्स आके इस पे गिर रहा है, और जब ये गिरेगा इकट्ठा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? आगे की तरफ ले जाएगा। यही तो काम करते हैं हम लोग कि किसी जगह कलेक्ट हो रहा और उसको हम यहाँ से हटाए जा रहे हैं, बेल्ट चल रहा और ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे थीटा है। अब आपको इसमें मैं कुछ लिखने वाला हूँ, और बच्चों ये म्यू है, फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू, बेल्ट एंड शुगर और बेल्ट एंड मटेरियल। अब यहाँ पे लिखा है कि इफ़ थीटा लेस दैन tan इनवर्स म्यू। बच्चों नीचे क्या लिखा जाए? अब तो आपको बोल देना चाहिए था, आपको लिखना है डू नॉट स्लिप। ये स्लिप नहीं करेगा, सही है। अब वो उस पर रुका रहेगा, नीचे नहीं आएगा, आगे जाएगा। और फिर बच्चों अगर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, तो इसे मैं लिखूँगा जस्ट स्लिप। जस्ट स्लिप का मतलब स्लिप नहीं किया। जैसे बोला कि ये आदमी, जैसे लोग बोलते हैं कि ये आदमी चल सकता है, तो बोला चल सकता है, इसका मतलब थोड़ी है कि झोला लेके चल दिया। चल सकता मतलब तैयार है, एक बार और बोल दो चल देगा। तो यहाँ पे जब मैं कैन स्लिप लिखूँगा, जस्ट स्लिप लिखूँगा, तो इसका मतलब वो रुका हुआ है। थोड़ा सा अब चेंज करोगे तो वो स्टेट उसका बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कैन स्लिप और जस्ट स्लिप, बोथ। कोई दोनों में कैन भी लिख सकते हो, जस्ट भी लिख सकते हो। तो जस्ट स्लिप और कैन स्लिप। बच्चों ये तीसरा नंबर आता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आ गया इफ़ थीटा ग्रेटर दैन tan इनवर्स म्यू। अब अगर tan इनवर्स म्यू से ग्रेटर है तो बच्चों स्लिप, यहाँ कोई कुछ नहीं, सीधा स्लिप, बस ख़त्म। वो स्लिपिंग स्टार्ट, वो बॉडी स्लिपिंग मोड में आ गया है, स्लिप कर रहा है, राइट। ये मेरे कुछ रिजल्ट्स हो गए। अब बच्चों मुझे, हम लोगों को जो पढ़ना था वो अब तो कंप्लीट हो गया। अभी न्यूमेरिकल लेंगे, पर एक छोटी सी बात और समझ के तब। एक रिजल्ट ये फिनिश हो गया, एंगल ऑफ रिपोज का आइडिया लग गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल समझने के लिए कोई बात और चाहिए आपको। बच्चों देखो एक ये बॉडी है यहाँ पे, और इसको मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ, ऐसे सरफेस पे रखा है जहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है और काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3 है। आपको बताया था पिछले क्लास में वाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर एज कंपेयर टू काइनेटिक। याद है क्यों ज़्यादा है? तो यहाँ पे म्यूएस 0.4 है और म्यू के 0.3 है, और इस बॉडी का मास मैंने लिखा है 4 किलोग्राम। और बच्चों यहाँ पे मेरे को फोर्स लगा के इसको चलाना है, ये मैंने अप्लाइड फोर्स,
यहाँ पे कैपिटल एफ लिखा है, अप्लाइड फोर्स, और टारगेट है कि ये स्लिप कर जाए। अब इसी को मैं कुछ समझाता हूँ, आप देखते जाएं क्या बोलूँगा, कैसे कैसे क्या समझ में आएगा, तब लिखिएगा। चलो देखो सुनो, सबसे पहले जब हमने फोर्स लगाया तो बच्चों यहाँ पे उससे पहले फोर्स लगाएंगे ही, पर हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। तो यहाँ पे लिखा गया F काइनेटिक, दिस इज़ द रियल फ्रिक्शन। मैंने क्या बोला? रियल फ्रिक्शन, सही फ्रिक्शन यही है। और दूसरे वाले को कुछ नाम बोला था ना, मैं क्या बोला था? पागलपन है, लेकिन असली फ्रिक्शन ये है। तो म्यू के एम जी, म्यू के माने 0.3 और एम जी माने 4G और इक्वल टू 12 न्यूटन। अब बच्चों यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 12 न्यूटन आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? कैलकुलेशन करके बताओ। हैं? अब देखो यहाँ पे F स्टैटिक मैक्सिमम, F स्टैटिक मैक्सिमम, इसी को लिखा जाता है F लिमिटिंग, इसी को कहा जाता है लिमिटिंग, इसी को लिखा जाता है म्यू एस एम जी। एंड इफ यू पुट ऑल द वैल्यू हियर, म्यू एस इज 0.4, एम जी इज 4G, तो वी गेट वैल्यू 60 न्यूटन्स। ये 60 न्यूटन आया, सही है। अब मैंने पूछा था आपसे, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? अब अगर कोई आपसे पूछे कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ऑप्शन दिया जा रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन, मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन, तो आप क्या आंसर बताओगे? तो उसका आंसर क्या होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन अगर लिमिटिंग पूछेगा तो हमेशा ग्रेटर होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक दो अलग अलग बात है, इसीलिए मैंने यहाँ मैक्सिमम लिखा था। तो बच्चों अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा ये 0 से लेकर म्यू एस एम जी तक। वही पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो इट हैव मेनी वैल्यू, इट्स रेंज इट फ्रॉम द 0 to the maximum mu s m g. Don't write static friction is mu s m g, that is not static, but this is the static maximum, or you can say this is the limiting. लेकिन स्टैटिक पूछेगा, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा, कल बताया था, तो नॉर्मल भी क्या था? स्टार्ट फ्रॉम एम जी टू मैक्सिमम mg√1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ऐसे ही अब पूछेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो फ्रॉम 0 to म्यू एस एम जी, राइट बच्चों। तो स्टैटिक, लिमिटिंग, ये दो मैंने टर्म यहाँ पे नोट करा दिया। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ये दो रिजल्ट हमारे पास हो गए। अब इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम डिस्कशन आगे ले रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ा दिया और अब पूछने पे बातें आगे बढ़ेंगी। चलो देखो, एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड
यहाँ पे लिखेंगे बच्चों फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ, फ्रिक्शन फोर्स, ये लिखा है फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद बच्चों आप लिखोगे एफ नेट, नेट फोर्स जो भी आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना होगा एक्सेलरेशन इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और बच्चों यहाँ पे लिखना होगा स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेट ऑफ मोशन। अब ये वैल्यू यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, कुछ रिजल्ट्स लिखता जाऊँगा, आप लोग बोलते रहिएगा। स्मॉल ए एक्सेलरेशन है, और ये अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नेट फोर्स, ये सब लिखा हुआ। ये यूनिट न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहाँ तो यूनिट का मतलब नहीं है। अब मैंने फोर्स लगाया 0 न्यूटन, आपने कितना फोर्स लगाया 0 न्यूटन वहाँ पे। तो अगर आप 0 न्यूटन लगाओगे तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो जब नहीं चलेगा तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? 0 न्यूटन। नहीं चला तो स्टैटिक है ना, स्टैटिक है, रुका है, तो वहाँ पे फोर्स कितना लगा? 0 न्यूटन, 0 न्यूटन आया। नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, इन रेस्ट। बच्चों रेस्ट में आ गया। आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं। मैंने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। बच्चों इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना दिया था? 16, और काइनेटिक कितना है? 12। ये दिमाग में होना चाहिए कि काइनेटिक 12 है और लिमिटिंग 16 है। और आपने कितना लगाया? 10 न्यूटन लगाया। तो जब 10 न्यूटन लगाया तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो मेरा 10 न्यूटन कहाँ गया? इसका मतलब मेरे 10 न्यूटन फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स खा गया। क्या हो गया? खा गया, कैंसिल कर दिया। मैंने इधर लगाया, वो इधर लगा के बराबर कर दिया। लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 4 घंटे आपने यहाँ पे पढ़े और 20 मिनट अपने किसी दोस्त से बैठ के इधर उधर की बात की, तो आपका दोस्त उतना 4 घंटा को खा गया, आपका कॉन्सेप्ट बिगाड़ दिया। ऐसे ही वो फोर्स खा गया। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ? 10। अप्लाइड फोर्स किधर है? इधर। फ्रिक्शन फोर्स किधर है? इधर, डायरेक्शन। एफ नेट 0, एक्सेलरेशन 0, इन रेस्ट। सही है। और आगे बढ़ता हूँ। अब बच्चों मैंने फोर्स और बढ़ाई, मैंने लगा दिया 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। ऊपर न्यूटन लिखा है, केवल 12 लिखेंगे। बच्चों व्हेन यू अप्लाई 12 न्यूटन देन व्हाट टाइप ऑफ इट्स स्टेट? ये रेस्ट में होगा कि चलेगा? क्योंकि काइनेटिक तो म्यू के एम जी 12 न्यूटन है, तो ये क्या होगा? रेस्ट में होगा। 12 न्यूटन आपने इधर लगाया तो यहाँ पे 12 न्यूटन आया, लेकिन इधर आया, और 0, 0 इन रेस्ट। थोड़ा फोर्स और बढ़ाते हैं। अब बच्चों मैंने एक बार और फोर्स लगाया 16 न्यूटन इन दिस वे। बताइए जब 16 न्यूटन लगाओगे तो क्या होगा? मोशन होगा कि नहीं होगा? बिकॉज लिमिटिंग केस है ना अभी तो। हाँ, 16 न्यूटन है तो 16 न्यूटन यहाँ भी आया और डायरेक्शन इधर हुआ। देखो न्यूटन यूनिट लिखे ना ऊपर, तो यहाँ न्यूटन ना लिखो आप लोग। 0, 0 इन रेस्ट। बच्चों यहाँ तक तो चला ही नहीं। अब बताइए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हुई? स्टार्ट फ्रॉम 0 to 16 न्यूटन। ऑल द फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक।
0 भी स्टैटिक है और 16 न्यूटन तक भी स्टैटिक है, क्योंकि कहीं मोशन नहीं हुआ। तो बच्चों ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा फोर्स है? वो कांस्टेंट है कि बदल रहा है? और अगर वो बदल रहा है तो डिपेंड किस पे कर रहा है? अप्लाइड फोर्स पर। इसका मतलब जब आप फोर्स अप्लाइड बदल देते हो तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बदल जाता है। इसका मतलब अपने आप वो चेंज हो जा रहा है। ऐसे नेचर को हम क्या कहते हैं? एडजस्टेबल नेचर, कि मैंने जो फोर्स लगा दी वही फ्रिक्शन हो गया, मैंने जो दे दिया वही लेके खुश हो गया, उसे क्या कहते हैं? एडजस्टेबल नेचर। तो किसी ने इसको कहा नहीं कि तू एडजस्टेबल नेचर रख, वो अपने आप ही एडजस्टेबल नेचर प्रोड्यूस किया, शो किया। इसलिए कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या लिखा जाता है? सेल्फ एडजस्टिंग। किसको लिखा जाता है? फ्रिक्शन फोर्स को कि स्टैटिक फ्रिक्शन को? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग गलत है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। उसके आगे मैं ये लाइन लिखूँगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। अभी तक तो रेस्ट में है, चला नहीं। एक बात, अब बच्चों मैं थोड़ा सा फोर्स बढ़ाता हूँ। बोर्ड पे देखिए आप, मैंने बढ़ाया 16.0004 न्यूटन। इट इज़ वेरी स्लाइट चेंज। 16 से थोड़ा सा चेंज हुआ, केवल कितना चेंज हुआ? 0.004, लगभग नेग्लिजिबल है। मैंने बढ़ा दी, और जैसे ही मैंने बढ़ा दिया वैसे अब ये अपना स्टेट बदल दिया, क्योंकि ये मैक्सिमम से आगे जा चुका है। अब ये स्टेट बदल दिया। जैसे स्टेट बदला तो वैसे तुरंत कौन सा फ्रिक्शन आ गया? काइनेटिक। अब काइनेटिक आ गया। अब जब काइनेटिक आ गया तो बच्चों यहाँ पे नेट फोर्स आ गया 4.004। एक्सेलरेशन कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर 1.001। आप बताइए फोर्स कितना बढ़ाया? 0.004। तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता तो 0.001। नियम तो यही है ना कि इफ़ यू अप्लाई इफ़ यू इंक्रीज फोर्स 0.004 देन इट विल एक्सेलरेट, देन शुड बी एक्सेलरेशन 0.001, बट हियर एक्सेलरेशन इज 1.001। जितना आना चाहिए उतना आया, उससे ज़्यादा आ गया। और अगर उससे ज़्यादा आ गया तो फिर वो कैसा मोशन है? जर्किंग, जर्क है, जर्क। तो व्हेन इट विल स्टार्ट, जब कोई भी बॉडी फ्रिक्शनल सरफेस से चलेगा तो उसका मोशन हमेशा कैसा होगा? जर्किंग। अभी रुका रहेगा, अचानक चलेगा। जैसे ट्रेन पे आप बैठे रहते हैं, रुके है ट्रेन, और जैसे ट्रेन स्टार्ट करता सब लोग झूम जाते हैं। समझ में आ रहा है ना कोई बात? तो वो जर्क है कि अचानक से पुश हुआ और चल दिया, तो वहाँ पे जर्क है। तो जब ये स्टार्ट होगा तो इसका मोशन कैसा होगा? जर्किंग मोशन, जर्किंग, जर्किंग हो गया, जर्क लगता है यहाँ पे। तो बच्चों ये मेरे को समझाना था कि स्टार्ट करेगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेगा। अब बच्चों एक दूसरा बात बताना आप लोग, एंड इफ़ यू अप्लाई सपोज 20 न्यूटन, बच्चों लोग अब आप ही बताओगे मेरे को, 20 न्यूटन लगा दिया तो सेल्फ एडजस्टिंग से तो ज़्यादा ही है, तो मोशन है तो चल ही रहा होगा। तो यहाँ पे कितना लगेगा? 12 न्यूटन ना, इधर लगेगा 12 न्यूटन। नेट फोर्स 8 न्यूटन। इन विच डायरेक्शन? मोर ग्रेटर फोर्स ये है ना, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? राइट। ये भी राइट है, ये भी राइट है। और ये मोशन कैसा हुआ?
असलरेटेड। अब यहाँ अर्क जर्क ख़त्म हो गया, अब सीधा असलरेटेड हो गया। अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे ना उसी प्रोपोर्शन में असलरेशन बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत में वो प्रोपोर्शन नहीं था, पर उसके बाद चलने के बाद इफ़ यू इंक्रीज फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो असलरेशन उसी रेट में बढ़ेगा। तो हम उसे क्या बोलेंगे? असलरेटेड मोशन। अब असलरेटेड मोशन हो गया बच्चों, 20 न्यूटन की बात हो गई। यहाँ पर एक बार और बता देना, अब मैंने यहाँ पे बच्चों 12 न्यूटन लगा दी, 12 न्यूटन इधर। अब बताइए क्या होगा? रेस्ट में होगा। अगर एक बार बॉडी मोशन में आ गया तो चलेगा, वो मोशन में आ गया तो चलेगा। आपने 12 न्यूटन कर दिया तो यहाँ पर भी 12 न्यूटन इधर है, तो बच्चों नेट फोर्स हो गया 0 और असलरेशन हो गया 0 और मोशन हो गया यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ रहा है? अब वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, वो यूनिफॉर्म मोशन है। कांस्टेंट स्पीड के बजाय वेलोसिटी बोलना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। बच्चों इसके बाद एक लोग पहुँचे, बोले अब मैं फोर्स ही नहीं लगाऊंगा, जो फोर्स लगा था हटा दिए। व्हेन यू रिमूव द फोर्स बट बॉडी इज स्टिल इन मोशन, बॉडी मोशन में है, तो आपका फोर्स लगे चाहे ना लगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन 12 न्यूटन हर बार रहे। इसका मतलब क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन के कारण फोर्स पे डिपेंड किया, काज ऑफ मोशन फोर्स पे डिपेंड किया। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज इज 12 न्यूटन, वेदर अप्लाइड फोर्स विल वेरी फ्रॉम 0 to 16.004। बात समझ में आ रही है? ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स क्या है? बदलता रहा, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं बदला। तो बच्चों ये बताओ कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड किया क्या? मोशन के काज पे डिपेंड किया क्या? तो और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मोशन के काज पे डिपेंड किया कि नहीं किया? जब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता गया, लेकिन मैं जब मोशन में आ गया बॉडी, तब मैंने अपने फोर्स को घटाया बढ़ाया, तो देयर विल नो चेंज इन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। समझ आई बात? इसलिए उसको सेल्फ एडजस्टिंग बोला, इसको नहीं बोला। ये अपना 12 न्यूटन ही लगाएगा और वो बदल देता था अपना वैल्यू। तो बच्चों ये 12 न्यूटन आया, फ्रिक्शन इधर आया, यहाँ पे नेट फोर्स क्या जाएगा? 12 न्यूटन आएगा, इधर आएगा। बच्चों यहाँ पे असलरेशन क्या आएगा? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, -3। और ये -3 क्या प्रोड्यूस करेगा? रिटार्डेशन। मैंने एरो नहीं लगाया, पर समझ तो गए ना रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन उधर लिख देते हैं, रिटार्डिंग मोशन। -3 का मतलब 3 अगर लिखोगे तो इधर, और ये हो जाएगा रिटार्डिंग मोशन, रिटार्डेशन। बस हो गया बच्चों। ये मेरे को न्यूमेरिकल में कहीं कहीं जब ज़रूरत पड़ेगा तो आपके पास ये देखो नॉलेज हो गया। अब स्टेट टू स्टेट तो समझ ही जाओगे। हो गया? अब इस ग्राफ में कोई मुश्किल है? सब ठीक है? चलिए बच्चों, इसको मैं शिफ्ट किया। अब आपने जो यहाँ पे जान लिया उसको मैं थोड़ा चित्र बना के एक बार और दिखाऊंगा। ये एक दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करने के लिए था कि कैसे फोर्स लगेगा, कहाँ क्या होगा। अब देखो इधर सुनो, इधर बच्चों एक एक्सिस है, एक एक्सिस इधर है। इधर वाला जो एक्सिस है, इधर मैंने
फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नल और इधर फोर्स फ्रिक्शन। इसका ग्राफ दिखाना चाह रहे हैं। तो इनिशियल में जैसे जैसे हम फोर्स लगाते जाएंगे अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा और सेम रेट से बढ़ेगा, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। कभी कभी ये पूछ लेता कितना एंगल होगा, तो फिक्स है 45, बदलना भी मत, नहीं नंबर बदल जाएगा। इसके बाद बच्चों अचानक कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है कुछ, और अचानक से कुछ हुआ, जर्क। क्या हुआ, जर्क लगा, और इसके बाद फिर उसका जो फोर्स लगा था फ्रिक्शन, फिर वो नहीं चेंज हुआ, वो कांस्टेंट मेंटेन हो गया। अब यहाँ पे एक फोर्स ये है, ये वाला, और एक बच्चों ये वाला है, दो फोर्स है। अब इन दोनों फोर्स का नाम लिखवा दो जरा बच्चों लोग। देखो ये ग्राफ मैंने बना दी और यहाँ पे इसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए। हाँ, ये कौन सा फोर्स है, F लिमिटिंग, LIM लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये कौन सा है, काइनेटिक, और इधर आप यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F ऐसे बना दो। सही है। तो ये अचानक से जर्क लगता है, पर ये सडन चेंज होता है, तो हम लोग मैकेनिकली नहीं समझ पाते, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने थ्योरी डेवलप करी, उसको समझाया। तो बच्चों उसको समझाया इस तरह से, जब डेरिवेशन हम करते हैं, IIT दिल्ली में सबसे पहले इंडिया के सेमिनार हुआ था इस बात पर, IIT ने पूछा था, इसके बाद सेमिनार हुआ था। ये असली बात क्या है, पहले सवाल ही पूछ ली, पहले खुद भी आता था। तब जब लोगों ने डिस्कशन किया तो ये फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स में ग्राफ ऐसे बना। इसके बाद बच्चों ये जो कर्व है ना, इम्पेंडिंग, इस तरह से ऐसे बना। तो बहुत दिन तक किताब वाले लोग यही छापते रहे, यही वाला सही है। फिर नेचर मैगज़ीन में दूसरा कैलकुलेशन आया, लोगों ने कैलकुलेशन किया इसका फिर से, MIT ऑस्ट्रेलिया में इस पे लोगों ने काम किया। इसके बाद फिर वहाँ का डेरिवेशन जब पब्लिश हुआ तो वही ऐसा था। डेरिवेशन के बाद जो रिजल्ट निकाले मैक्सिमम प्रोबेबल, तो बच्चों ये कैपिटल F यहाँ पे है, जो फोर्स हम लगाएंगे, और जो फ्रिक्शन फोर्स आया, इसका ग्राफ जब बनाया गया तो ये ग्राफ ऐसा था। यहाँ से थोड़ा ऐसे था, और इसके बाद फिर सीधा हो गया। आज हम इसी को सही मानते हैं। अभी कुछ किताब में वो भी बना होगा, ये भी बना होगा, कुछ में ये नहीं बना होगा। जो पहले आज़ादी के समय में किताब लिखे थे लोग, तो वही वाला बना होगा। बाद में मॉडिफाई हो गया 95 में ये वाला, और तब से आज तक हम इसी को मानते हैं। अगर मान लीजिए कि ग्राफ ही आ गया तो हम इसको बनाएंगे, वो गलत हो गया है। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, हम गलत नहीं बोलेंगे, पर ये मोस्ट एक्सेप्टेबल ये है। तो जब मोस्ट एक्सेप्टेबल है
तो मेजॉरिटी है तो यही सही माना गया, इसे आप सही मानेंगे। ठीक है, ये तो ग्राफ की कहानी हो गई कि कैसा ग्राफ बनेगा, कौन ग्राफ है। और अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं ये बताऊंगा, मैं बोलूँगा मैकेनिकली तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, अचानक से जर्क लग गया, पर ऐसे कुछ हो गया। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। तो बच्चों ये कर्व की बात हो गई, मोस्ट एक्सेप्टेबल कर्व ये हो गया। अगर पूछेगा तो यहाँ पे आंसर आपको टिक करना होगा, एग्ज़ाम में आ सकता है, बिकॉज ये पेपर में पूछा गया था, तभी यहाँ पे चर्चा हुआ, तभी वो चीज़ें सब रिजल्ट्स आए बाहर, तो फिर पूछ सकता है कि आपको आता है कि नहीं आता है। चलिए ये बात हो गई यहाँ पे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। अब बच्चों यहाँ से प्रॉब्लम पे फोकस्ड हो जाएं आप। पहला क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 1। एक प्रॉब्लम लेंगे और इधर थोड़ा एक बात और प्रॉब्लम न्यूमेरिकल ही है बट थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। देखो इसको सुनो बच्चों, यहाँ पे एक ब्लॉक है और मैंने इस पे फोर्स लगा दिया F, और ये मोशन में है, चलेगा। और इधर की तरफ जब ये चलेगा तो इधर एक फोर्स लगता है ना, कौन सा लगता है? फ्रिक्शन, काइनेटिक। और ये वाला असलरेशन कितना होगा? इफ़ इट मोशन, अगर ये बॉडी मोशन में है तो इसका बच्चों मास कैपिटल M है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके लिए कि प्लॉट AF कर्व, असलरेशन फोर्स कर्व। जो बॉडी मोशन कर रहा है उसके लिए A और F में कर्व क्या होगा उसे बनाना है। अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन बच्चों न्यूटन्स लॉ। आप सब लोग बताइए, बिल्कुल बढ़िया से बताते जाइए और हम लोग लिखते चलें। बच्चों न्यूटन्स लॉ लगाएंगे आप तो नेट फोर्स होगा ना F माइनस FK और बराबर क्या होगा M। F माइनस FK म्यू के mg बराबर ma। तो बच्चों असलरेशन इज व्हाट? दिस इज द 1/m इंटू F अप्लाइड फोर्स माइनस म्यू के इंटू जी। ये इक्वेशन आ गया। व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन? y इक्वल टू mx माइनस सी, y इक्वल टू mx माइनस सी, ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन के लिए मैंने लिखा है कि ग्राफ प्लॉट करो, आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम बना रहे हैं, आप देखते जाएं। अब थोड़ी देर तक सब बड़े ध्यान से चीज़ों को समझते रहो बस। इसके बाद तो मैं कोई भी सवाल लिख दूंगा, आप तुरंत ही लगा लोगे। ग्राफ बना लिया जाए। तो बच्चों ये y इक्वल टू क्या है? mx माइनस सी है ना। तो ये कैसे ग्राफ खींचेगा? ऐसे बनेगा क्या? बोलो, ऐसे तो बनेगा। यहाँ पे थीटा स्लोप tan थीटा इक्वल टू 1/m, मोर मास लेस स्लोप। जितना ही बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतना ही स्लोप कम होगा। अगर ये स्लोप अलग अलग देकर मास का रेशियो पूछे तो लगा लोगे? tan थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। मान लो यही पेपर में पूछ लिया, जेई मेंस में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो बच्चों यहाँ पे tan थीटा 1/m पे डिपेंड कर गया। पहली बात, ये असलरेशन 0 है
असलेशन 0 है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, म्यू के एम जी। ए बराबर 0 रखो ना, यहाँ पे देखो रख लो, यहाँ रख दो बच्चों, ए 0 रख दो तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, म्यू के एम जी। ये म्यू के एम जी हो गया, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इधर बच्चों इंटरसेप्ट है तो क्या हुआ, माइनस म्यू के इंटू जी, ये इंटरसेप्ट आ गया असलेशन एक्सेस पर। कभी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन देगा, टीचर ऐसा सवाल देगा, इमेजिन करो आप, मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दिया होता और यहाँ पे लिखता 37 डिग्री है और यहाँ पे लिखता -4 लिखता और पूछता कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर यहाँ पे मैं 4 लिख देता नेगेटिव में और मैं पूछता कि म्यू के कितना है, तो म्यू के जी बराबर 4, तो म्यू के बराबर 4/g 0.4। समझ आ रहा मेरी बात। और अगर यहाँ पे स्लोप मैं दे देता और इसके बाद आपसे फिर पूछता कि बताइए इस बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो अगर ये पता है तो tan थीटा से ये पता हो जाता ना, और अगर मास पूछता तो tan थीटा 1/m से डायरेक्ट मास आ जाता। तो बच्चों ये सवाल जब पूछेगा तो लग पाएगा। जैसे मान लो मैं 37 डिग्री देता इन SI यूनिट और मैं पूछता कि बताइए यहाँ पे जो ब्लॉक है वो कितने मास का है, तो आप लिखते हैं ना tan 37 बराबर 1/m, tan 37 इक्वल टू 3/4, इसका मतलब m इक्वल टू 4/3 किलोग्राम। हाँ, और यहाँ पे थीटा से आप म्यू के जी और या वैल्यू जैसा भी होगा, अगर यहाँ पे वैल्यू देता तो हम म्यू के निकाल लेते हैं। तो आप बताइए ग्राफ, मेरा पर्पज़ है कि जो ग्राफ बनाया ये समझ आया कि नहीं समझ आया। ये ग्राफ कब होगा, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और बॉडी ऑलरेडी इन मोशन। तो दिस कर्व इज ओनली पॉसिबल व्हेन बॉडी ऑलरेडी इन मोशन, इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये वहाँ पे बगल में लिख लेंगे कि बॉडी ऑलरेडी इन मोशन, मूविंग बॉडी के लिए है, मोशनल बॉडी के लिए है, और उसके लिए आपने ये लगाया है कि आपने एक ही वैल्यू देखा है, फोर्स के हिसाब से ऐसे देखा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कर्व तब पॉसिबल होगा जब बॉडी ऑलरेडी इन मोशन या बॉडी इन मोशन, इन मोशन। अच्छा, मैंने ऐसा बोला कि बॉडी मोशन में होगा तब ये लगाएंगे। आप लोगों ने बच्चों लेकिन मेरे से पहले भी आपने बोला था कि बॉडी इन मोशन, कैसे आपने समझा था? मैंने आपसे पूछा ना कि ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है कि बॉडी ऑलरेडी इन मोशन, तो आप सभी लोगों ने कहा था कि बॉडी ऑलरेडी इन मोशन। मेरे को बताओ कैसे समझे थे, ये मैं जानना चाहता हूँ, आपको कैसे समझ आया था? चलिए आप लोग देखिए, कुछ हमें बता रहे हैं, अब मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है आपसे कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा होगा। चलिए कुछ हुआ होगा, आगे फिर लिखिएगा। ये कंप्लीट हुआ, वहाँ ऐसे लिख लेना और ये सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, दिखाता हूँ दूसरा नंबर। यहाँ पर एक ये बॉडी है, चलो ये बॉडी है, और मैंने इसको सरफेस पे रखा है ऑरिजेंटल, और बच्चों हम फोर्स लगाए जा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं F। अब इसमें पूछा है कि प्लॉट AF कर्व, प्लॉट AF कर्व, एक्सेलरेशन फोर्स कर्व। AF कर्व, यहाँ पे कोई मोशन का एरो तो नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और पहले वाले में मैं मोशन का एरो दिखाया था,
और इसमें मोशन का एरो मैंने बॉडी पे नहीं दिखाया। इसका मतलब आप फोर्स लगाते जाइए तब तक जब तक कि ए आ ना जाए। अगर मैं AF बोल रहा हूँ तो ए आएगा तभी तो ग्राफ खींचोगे ना भाई। तो आप फोर्स लगाते जाइए तब तक जब तक कि ए ना आ जाए। अब बच्चे लोग क्या किया, इस पर ग्राफ शुरू किया। अब यहाँ पे देखो इसका ग्राफ, हम इसे डायरेक्ट ग्राफ पे ले रहे हैं। जब आप फोर्स लगाना शुरू करोगे 0 आएगा। इसके बाद चलते चलते म्यूएस mg आएगा। जब म्यूएस mg आएगा तब स्टार्ट होगा। उसके पहले म्यू के mg आएगा, उस पर स्टार्ट नहीं होगा। इससे पहले म्यू के mg आएगा, बट देयर विल बी नो मोशन एट दिस इंस्टेंट व्हेन देयर इज ए म्यूएस mg एंड एट दैट आफ्टर दैट वो स्टार्ट करेगा चलना। तो बच्चों जब चलेगा शुरू करेगा तो स्टार्ट फ्रॉम 0 और फ्रॉम द नॉन 0। जब वो चलेगा बॉडी तो मेरी बात सुन के जवाब दिया करो कि वो असलरेशन 0 से चलेगा कि नॉन 0 से चलेगा। अभी पढ़े थे ना 1.001 आ गया था। इसका मतलब जर्क मोशन है, जर्क है तो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। तो कैसे चलेगा, कुछ वैल्यू से चलेगा। अब बच्चों ये ऐसे चलेगा। ऐसे चलेगा। ऐसे चलेगा। ये ऐसे आगे बढ़ेगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। इधर नहीं बनाना है आपको। और जब ये चल जाए, व्हेन इट विल मोशन, जब ये चल जाए और देन यू ट्राई टू रिड्यूस अप्लाइड फोर्स एंड अप टू म्यू के mg 0 एंड सो, तब ये क्या करेगा, देन इट विल डिक्रीजेस। जब इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होना शुरू करेगा तो बच्चों ये फिर 0 से जा भी सकेगा। ये जब चल जाएगा तब यहाँ पे आएगा, सही है। और यहाँ पे जो स्लोप होगा ये वाला, वही स्लोप यहाँ पे भी होगा कि नहीं, ये तो प्रूफ कर सकते हो आप। तो ऐसे यहाँ पे ये बॉडी चलेगा। तो मेरे को ये समझाना था ना कि ये वाला ग्राफ कब बनेगा और ये वाला ग्राफ कब बनेगा। ये तब बनेगा जब ये स्टार्ट करेगा रेस्ट से, और वो क्या है, जब मोशन में है तो आप घटा भी सकते हो बढ़ा भी सकते हो, तब वो बनेगा। तो दोनों ग्राफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये दोनों रहता है पेपर में, समझ के तब आंसर देना कि कहाँ के लिए कौन फिट बैठ रहा है। इधर बच्चों ए है और इधर की तरफ अप्लाइड फोर्स F है। ये बात हो गया। चलिए अब ये ग्राफिकल अप्रोच हो गया यहाँ पे, ये समझने वाली बात। अब बच्चों एक सवाल लेते हैं। देखो अब सब लोग अपना अपना ब्रेन कैपेसिटी, फार्मूले आपके पास अवेलेबल हैं, कुछ नया नहीं आने वाला है। अब जो पढ़ा है उसी को इधर उधर करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ये ब्लॉक है, ये बच्चों ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास m है। और इसको ऐसे रखा हुआ है। ऐसे रखा हुआ। और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, स्मूथ है। ये ब्लॉक है और ये सरफेस स्मूथ है। ये नीचे वाला यहाँ पे स्मूथ है, ऊपर नहीं लिखा है स्मूथ, जहाँ लिखा वहाँ लिख देता हूँ। अब अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ इसे तो यहाँ पे रुका रहेगा कि नीचे भाग जाएगा?
रुकने का कोई चांस है? यहाँ जब फ्रिक्शन नहीं है तो कैसे रुकेगा? गिरेगा नीचे। और बच्चों मैं चाहता हूँ कि गिरे ना। अब इसके बाद इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक आदमी को भेजा, हमने कहा जाओ, ये आदमी आ गया, इसका मास स्मॉल m है। अगर ये आदमी भी रुका रहेगा तब क्या होगा? वो भी चला जाएगा नीचे। तो मेरा सवाल है कि आदमी, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द मैन एंड इन व्हाट डायरेक्शन इट विल मूव सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये आदमी किस डायरेक्शन में चले और किस एक्सेलरेशन से चले कि ये ब्लॉक क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। मान लीजिए आप इंजीनियर है, कभी ऐसे यहाँ पे खड़े हुए कुछ काम कर रहे थे और अचानक से मान लीजिए कुछ लगा हुआ है, इलर पिलर स्लिप कर गया, तब आपको आइडिया होना चाहिए ना किधर भागना है। नहीं पता चला कि उसके साथ वो भी चले गए। तो अब यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में क्या आता है कि इस आदमी का एक्सेलरेशन क्या होगा और किस डायरेक्शन में, जिससे कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैं स्टेटमेंट लिखूँगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मैन, एक्सेलरेशन ऑफ मैन एंड इट्स डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, फॉर विच ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M रिमेन इन इक्विलिब्रियम, रिमेन, हाँ बोलिए। ठीक, मतलब इधर नीचे की तरफ कूदेगा। चलो ठीक है बच्चों, मेन क्वेश्चन तो एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन मेरे को आ जाए। देखो इसका सवाल का आंसर क्या होगा मैं एक्सप्लेन करूँगा। बड़े ध्यान से बच्चों लोग अब देखते रहेंगे, क्वेश्चन धीरे धीरे रियल सिचुएशन में भागता चला जाएगा। पहली बात तो अब देखो मैं सलूशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट हो गया। अब सलूशन सुनिए सब लोग। सलूशन, हमारे दिमाग में बात ये आ रही है, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या टारगेट दिया गया है। इसमें क्या टारगेट है? टारगेट ये है कि ब्लॉक ना चले, और उसके ना चलने की वजह से आपको क्या करना है करें। हाँ, टारगेट यही है ना। जैसे आपको टारगेट दिया गया कि आप IIT में अंडर 10 की रैंक में जाओ, आपको टारगेट दिया गया, आपका टारगेट फिक्स कर दिया मैंने। अब आप उसके लिए क्या करोगे करो, रात दिन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या करना है, अब यू डिसाइड योरसेल्फ। इसलिए हर न्यूमेरिकल के लिए पहला टारगेट हमारा दिमाग में क्या होना चाहिए कि आखिर इसमें एम क्या है, अल्टीमेट हम क्या चाहते हैं। तो बच्चों हम क्या चाहते हैं, इस ब्लॉक को चलना चाहते हैं, चलाना कि नहीं चलाना? नहीं चलाना चाहते हैं। अब देखो सुनो, अब नहीं चलाना चाहते तो इस आदमी को थोड़ा ऊपर करें। ऊपर इसलिए करें कि अब फ्री बॉडी का नंबर आ गया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ब्लॉक को नहीं चलाना है। इसका मतलब हम केवल सोचेंगे अबाउट द ब्लॉक, मैन के बारे में नहीं। इसी को कहते हैं फ्री बॉडी। आपका इंटेंशन क्या है, टारगेट क्या है, बस उतने पे फोकस हो जाइए। आप देखिए नेक्स्ट लाइन में आंसर होगा। आप अपने को फोकस्ड करो कि हम क्या करना चाहते हैं। तो बच्चों हम इसे रोकना चाहते हैं। अच्छा अब सुनो, ये कुछ इंक्लिनेशन होगा, पेपर में दिया रहेगा, मैंने यहाँ पे नहीं दिया, और आप लोगों ने आंसर में थीटा बोला था, तो यहाँ पे एंगल थीटा ये तो देगा, ये क्वेश्चन का पार्ट होगा, थीटा दिया जाएगा। तो बच्चों ये मास अगर m है ना, तो इधर की तरफ एक फोर्स लगता है भाई, क्या होगा, mg साइन थीटा। ये तो इसको नीचे ले ही जाएगा, और अगर आपको रोकना है तो इसी को बैलेंस करना पड़ेगा।
और इसको बैलेंस करने के लिए ही आदमी को धकेल के रखा है ऊपर कि ले जाओ उसको रोको। अब आदमी उसको रोकने के लिए काम करेगा, तो कैसे रोकेगा? उतर के कूद के रोकेगा क्या? उसी पे चल के रोकेगा। आप बताइए, सुबह उठते हैं आप या मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कैसे, किस वजह से करते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से कि स्टैटिक? आपका वॉकिंग रनिंग ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द काज बाय विच इट कैन मूव। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? उस कारण का अपोज करेगा। जैसे मान लो मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर है? वेस्ट में कि ईस्ट में? मैन वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, देन फ्रिक्शन स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑप्शन आल्सो टुवर्ड्स वेस्ट और टुवर्ड्स ईस्ट। तो आपने क्या पढ़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है कि मैं चल ही रहा हूँ स्टैटिक से, तो जिधर मैं चलूँगा उधर ही स्टैटिक लगेगा। यही बात पढ़ा है। मैंने बोला कि पीछे वाले पैर पे आगे लगेगा, आगे वाले पैर पे पीछे लगेगा, लेकिन पीछे वाले पैर का ज़्यादा है, इसलिए आगे वाले को न्यूट्रलाइज करके ओवरऑल आगे ही हो गया। नहीं समझ आया? तो बच्चों यहाँ पे जब आदमी चलेगा ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ये बैलेंस होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? अर्थ पे लगेगा कि आदमी पे लगेगा? आदमी पे लगेगा। आदमी पे क्यों लगाया? क्योंकि ये भी अर्थ को धकेला था ऐसा, तो आदमी पैर से धकेला और बदले में उसको वही फोर्स मिला जिससे वो भागा। अब यहाँ पे बच्चों इसका एक लोड अपना mg sin थीटा स्मॉल m। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये ब्लॉक जो है ना इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो बच्चों इक्विलिब्रियम में आने की सिचुएशन, क्लास पूरा क्लास मेरे को इन्फॉर्मेशन देते जाओ। बच्चों क्या सिचुएशन है कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो दिस इज द सिचुएशन व्हेन स्मॉल एफ इक्वल टू mg sin थीटा। इट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। यही बात हुआ। और ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है कि काइनेटिक? और स्टैटिक क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग, कितना भी हो सकता है। सेल्फ एडजस्टिंग में कितना भी हो सकता है। एक 10 किलो का बच्चा चलेगा और एक 150 का पहलवान चलेगा, तो दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स बराबर लगेगा क्या? दोनों सड़क एक ही पे चल रहे हैं, लेकिन दोनों का फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग है। बात समझ आ रहा है? तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बराबर होगा तभी रुक पाएगा। बच्चों एक इक्वेशन आ गया। अब लिखेंगे फॉर मैन, मैन के लिए। मैन के लिए क्या लिखोगे? बिकॉज इट इज इन मोशन सो दैट एफ नेट इक्वल टू एम ए। राइट बच्चों? एक अमान पूछा है ना, आदमी पे फोर्स ही लगा है ना। कौन कौन फोर्स लगा हुआ है? एक उसका लोड, उसका वेट mg sin थीटा, और एक फ्रिक्शन, और बराबर हो गया स्मॉल m इंटू ए। नहीं समझ आ रहा क्या? तो जाया तो स्मॉल एफ की वैल्यू बताओ। mg sin थीटा प्लस कैपिटल mg, देखना स्मॉल m कैपिटल m अलग अलग है, पता चला सबको उड़ा दिए। mg sin थीटा इक्वल टू स्मॉल m है। बच्चों क्वेश्चन में ए का मान मेरे को जानना है आज। ए बराबर आप लिखोगे स्मॉल g प्लस कैपिटल, इसको बाहर करेंगे 1 प्लस, समझ आ रहा? कैपिटल M अपान स्मॉल m और साइन थीटा। दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हुआ g टाइम्स 1 प्लस कैपिटल M अपान स्मॉल m इंटू साइन थीटा। जितना हैवी ब्लॉक होगा उतना ही तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी रुक पाएगा, क्योंकि यहाँ पे A प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M है। सही है? प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M है। बच्चों ये बात समझ आ गई। अगर आदमी का मास ज़्यादा है तो
उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कम। और बॉडी का मास ज़्यादा है तो ज़्यादा, मतलब इसके साथ इनवर्स जा रहा, उसके साथ डायरेक्ट जा रहा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सवाल का जो आप आईआईटी के स्टूडेंट हो बच्चों, आपको सिचुएशन क्रिएट करेगा टीचर, और बड़ा सिंपल होता है। आप घबराएंगे नहीं, आप समझेंगे भाई जो पढ़ा है वही तो आया होगा, पहले तो जो पढ़ा है वही तो आया होगा, हमसे तो मेरा सिलेबस ही पूछा होगा, और सिलेबस की हर लाइन मेरे को आता है, तो फिर वो सवाल क्यों नहीं आएगा? एक बार नहीं समझ आए, दूसरी बार पढ़ लेना, तीसरी बार पढ़ लेना, तब आपको लग जा रही है ये छोटी सी बात और इतना घुमा दिया, फिर आपको सवाल लग गया। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हटाएं इसे। उसको मेरे को चलने ही नहीं देना है, उस नीचे वाले बॉडी को मेरे को चलने ही नहीं देना है, और जब चलने ही नहीं देना तो सीढ़ियों का बात ही खत्म हो गया। वो तो फ्रेम चलेगा तब आएगा ना, हमने तो फ्रेम को चलने से ही मना कर दिया कि उसे चलने ही मत दो, लिख दिया ना इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, नहीं चलेगा। स्यूडो फोर्स लगेगा कब? जब फ्रेम चलेगा, और फ्रेम नहीं चलेगा स्यूडो आएगा कैसे? और वो प्लेट को चलना ही नहीं है तो स्यूडो नहीं आएगा। अगर प्लेट चलता तो आता। ठीक है, आगे बढ़ाऊँ? अब बच्चों अगला सवाल देखिए, आप आगे बढ़ते रहिए। देखो अब क्या बताने जा रहा हूँ। अब एक आर्टिकल सेट करूँगा। ऐसे मैं कुछ इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हूँ, इसको समझ लोगे ना तभी क्वेश्चन कराऊंगा। और ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल, और ये tan इनवर्स म्यू से कम है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू है, म्यू इज़ द काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू है। तीन तरह का प्लेन है। इस पे मैंने बॉडी को इधर कुछ वेलोसिटी दे दिया, v वेलोसिटी, इधर भी मैंने इस बॉडी को कुछ वेलोसिटी दे दिया, v वेलोसिटी, इधर भी मैंने इस बॉडी को कुछ वेलोसिटी दे दिया, v वेलोसिटी। ठीक है, और सरफेस फ्रिक्शनल है। तो बच्चों आपको बताना है यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन की वैल्यू, जो आ रहा होगा वो लिखना होगा। अब एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, आप देखिए कैसे लिखा जाएगा। ये मैंने यहाँ ले लिया। पहली बात स्टेट, पहला पॉइंट क्या है? स्टेट। आप देखिए बच्चों पूरा फोकस्ड रहिए एकदम अच्छे से। एंगल, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से कम है, ये एंगल ऑफ रिपोज है, और ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तो कम है तो डू नॉट स्लिप। पहली बात तो डू नॉट स्लिप का केस है, डू नॉट स्लिप। और आपने वेलोसिटी दिया है तो स्लिप कर ही रहा है। ये तो इसका अपना स्टेटस क्या है कि स्लिप नहीं करेगा, पर हमने तो वेलोसिटी दिया है तो स्लिप कर ही रहा है। तो बच्चों ये स्लिप कर रहा है, लेकिन ये क्या करना चाहता है कि स्लिप नहीं कराएगा, लेकिन वो स्लिप कर रहा है और इसका मन क्या है? स्लिप नहीं कराएगा। तब फिर रिटार्डेशन आ गया। क्या आ जाएगा? रिटार्डेशन आ गया। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको नहीं पढ़ाना चाहता है,
कुछ आपको बताना नहीं चाहता है, लेकिन वो कुछ बता रहे, आप जाके बैठ गए, तो क्या करेगा? आपको डांट डांट के टेंशन कर कर के परेशान कर देगा, क्योंकि आपको बताना ही नहीं चाह रहा था। यहाँ पर भी यही केस है, बॉडी इसको तो स्लिप कराना ही नहीं चाहता और वो स्लिप कर दिया, तो क्या करेगा? रोकेगा, टेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब इसका मोशन कैसा होगा? रिटार्डिंग मोशन होगा। कैसा होगा? रिटार्डेशन होगा। बच्चों, इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे ज़रा जल्दी जल्दी बताना, एकदम बिल्कुल रफ्तार से। इधर क्या होगा? mg साइन थीटा ना, दिख रहा है ना, mg साइन थीटा। इधर क्या होगा? म्यू कास थीटा कि म्यू mg कास थीटा। आधा हवा में उड़ा देते हो। इसमें कौन बड़ा है? mg साइन थीटा कि म्यू mg कास थीटा? म्यू mg कॉस थीटा बड़ा है। तो यहाँ पे असलरेशन हुआ कि रिटार्डेशन? हाँ, यहाँ रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन। बच्चों, रिटार्डेशन की वैल्यू मेरे को चाहिए। वो बड़ा हुआ ना उधर वाला, तो उसमें इसको माइनस कर दो, तो a बराबर क्या होगा? g म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाना चाहिए। वैसे आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, पूछ तो लेते ही हो, और लेकिन फिर भी बच्चों केयर करेंगे। जो लिखो ना, आपको दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ऐसा है इसलिए लिख रहा हूँ। ये हो गया, यहाँ रिटार्डेशन आ जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा ना, वैसे आप जल्दी जल्दी बता दो। बच्चों, यहाँ पे कौन सा केस है? जस्ट स्लिप। अब अगर जस्ट स्लिप है तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स में कौन बड़ा होगा? हाँ, दोनों बराबर हो जाएगा ना, म्यू mg कॉस थीटा, और इधर हम लिखेंगे mg साइन थीटा। अब यहाँ पे आ जाएगा a का मान 0। मोशन बच्चों, मोशन यूनिफॉर्म। ये रिटार्डिंग मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। तीसरे नंबर पे जा रहे हैं आप, इधर और इधर। बच्चों, इधर वाला कौन सा फोर्स बड़ा होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा होगा क्या कि वेट ज़्यादा होगा? हाँ, वेट ज़्यादा होगा, mg साइन थीटा होगा। और ये थीटा ग्रेटर दैन, तो ये लिखेगा स्लिप। अब देखो, ये चाहता है कि ये ब्लॉक स्लिप करे, और आपने उसको थोड़ा फोर्स भी कर दिया, तो क्या करेगा? बहुत तेज़ दौड़ा देगा। वो क्या करेगा? बहुत तेज़ दौड़ा देगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आप थोड़ा सा 2-4 सवाल अच्छा बता देते हैं, तब देखिए अपने आप क्वेश्चन का लेवल उठने लगता है कि नहीं? फटाफट बड़े बड़े सवाल आने लगते हैं, क्योंकि मैं चाहता ही हूँ कि आप अच्छे हो जाए। तो यहाँ पर वो असलरेट करा देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे असलरेशन, असलरेशन। अब a का मान तो बताना पड़ेगा आपको बच्चों, g के साथ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, जब रिटार्डेशन होगा ना तो उसे लगाना, असलरेशन होगा तो इसे लगाना। इसी बात के लिए लिखा जा रहा है कि हम एक बार देख लें, जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तो अप्लाई कर लें। बच्चों, ये तीनों केस में कोई डाउट है क्या किसी को? सब ठीक है? तो फिर इसको बना लिए हो तो 4th नंबर बना लो। ये सब बनाना है, कॉपी में सब लिखना है, कोई चीज़ की मिसिंग नहीं होनी चाहिए। फोर्थ नंबर, कोई भी एंगल होगा, थीटा है, रफ सरफेस है, और इसको मैंने स्पीड भी दे दिया। अब बच्चों, अगर मैंने ऊपर की तरफ स्पीड भी दे दिया, और मैंने बोला कि सुनो मेरी बात, एकदम पहले सुन के बता के तब लिखो पढ़ो। मैंने ये बोला कि एंगल ऑफ रिपोर्ट से कम है, तो मोशन कैसा होगा? रिटार्डेड एक्सेलरेटेड बोलो। हाँ हाँ, कुछ बोला, ठीक है। और अगर थीटा ग्रेटर देन हो जाए तो? अब अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो हरदम रिटार्डेशन होगा, चाहे एंगल लेस हो, चाहे ग्रेटर हो,
चाहे फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, मोशन तो हमेशा रिटार्डेशन होगा। तो इसमें भी एंगल चेक करोगे क्या? इसमें एंगल मत चेक करना, इसमें सीधा आंसर लिखना। तो यहाँ पे कौन सा है? पहली बात तो ऊपर जा रहा है, तो बच्चों जब ऊपर जा रहा है तो फिर यहाँ पे मोशन लिखा जाएगा रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन की वैल्यू बता दो। इधर कौन सा फोर्स, उधर कौन सा फोर्स, उधर कुछ नहीं होगा। इधर कौन सा फोर्स, म्यू एफ जी कॉस थीटा। जिधर मोशन है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। तो एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों एक तरफ हो गया। जब बच्चों दोनों एक तरफ हो गया यहाँ पे, इधर एम जी साइन थीटा और इधर म्यू एम जी कॉस थीटा। तो रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगा? ए बराबर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। कितने हो गए और होने कितने चाहिए? 5। 5 से होता है ना, अभी तो 4 ही हुआ। अब आखिरी नंबर आएगा 5th नंबर। उसके तुरंत बाद आपका बुद्धि का टेस्ट आ जाएगा कि आपका दिमाग बैठे बैठे कितना तेज हुआ। 5th नंबर बच्चों, 5वां नंबर ये है, ये कोई इस तरह का प्लेन है, ऐसा ऐसा है। ये वाला एंगल थीटा है। अभी तक बॉडी क्या कर रहा था? प्लेन पे ऊपर जा रहा था, प्लेन पे नीचे आ रहा था। इस बार है इंक्लाइंड प्लेन ही, लेकिन इसको ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। आज इसको सीधे ऐसे दौड़ लगाना है। और सरफेस क्या है? फ्रिक्शनल। ऐसे भी चल सकता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये प्लेन है, ये मेरा हाथ, ये प्लेन है। आप बॉडी को ऐसे चला सकते हो, ऐसे चला सकते हो। तो ऐसे इसको मोड़ लो, नहीं किसी बॉडी को रखोगे तो गट से नीचे चला जाएगा। इसको ऐसे मोड़ लो और इस बॉडी को ऐसे रख लो और इसको ऐसे चला दो, तो क्या मना करेगा? हैं? तो ऐसे भी तो चल सकता है। तो अब ये प्लेन पे कैसे चल रहा है? इंक्लाइंड प्लेन पे, लेकिन अप डाउन नहीं चल रहा है, बल्कि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो उसमें भी मोशन होगा। अब आप ये बताना कि एक्सेलरेटेड होगा कि रिटार्डेड होगा। अगर ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन रोकेगा ना, फ्रिक्शन तो उसके अपोजिट में लगेगा ना। जो एम जी साइन थीटा है उसी से तो एक्सेलरेटेड हो जा रहा था कभी कभी। जब एम जी साइन थीटा बड़ा हो जाता था तो एक्सेलरेटेड हो जाता था। और अब एम जी साइन थीटा तो लगना ही नहीं है, लगेगा लेकिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उधर की तरफ तो स्टॉपर लग गया, वो तो नीचे जाना ही नहीं है। तो फिर हमेशा मोशन क्या होगा? ऑलवेज रिटार्डेड मोशन होगा। तो बच्चों यहाँ पे रिटार्डेड मोशन होगा। इधर की तरफ फोर्स लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा। ये बॉडी का मास m है, इधर वेलोसिटी v है। अब ये मोशन हुआ रिटार्डिंग मोशन। और रिटार्डेशन ए की वैल्यू दिख रहा होगा म्यू जी कॉस थीटा। बस बच्चों, इसके बाद इंक्लाइंड प्लेन पे कोई मोशन कराए तो समझ लेना कि वो मेंटल डिसेबिलिटी में है। इसके अलावा कुछ नहीं होता, बस इतना ही है। अब इसको जानने के लिए केवल 2 मिनट का एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको जब कर लें तब थोड़ा और आगे डिस्कशन शुरू करें।
सब लोग रेडी हो गए? ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन तो लिख ही लूँ। देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है कोई, ये स्टॉपर, ठीक, ये इंक्लिनेशन है यहाँ पे एंगल थीटा। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू है और इस जगह थीटा लेस दैन tan इनवर्स म्यू है। आइडिया लग गया है क्या बोल रहा है? स्लिप करेगा कि नहीं करेगा? डू नॉट स्लिप। बच्चों देखो सवाल सुनो अब आप लोग। यहाँ पे एक कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक नंबर 1, इसको मैंने वेलोसिटी v दे दिया इधर। ब्लॉक नंबर 2, इसको वेलोसिटी दे दिया इधर। अब बचा ब्लॉक नंबर 3, इसको भी वेलोसिटी दे दिया इधर। ये तीसरा नंबर है। 1 2 3 लिखा है कि इफ़ ब्लॉक 1 कवर डिस्टेंस L1, ब्लॉक 2 कवर डिस्टेंस L2, तो ब्लॉक 3 डिस्टेंस कवर्ड और रहेगा ऑप्शन। यहाँ स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, इफ ब्लॉक 1 कवर डिस्टेंस L1 and block 2 cover distance L2, then find distance covered by block 3 is option L1 L2। ऑप्शन में दिया है L1 L2, ऑप्शन बी दिया है L1 + L2 / 2, ऑप्शन सी दिया है रूट 2L1 L2 अपान L1 + L2। 4 ऑप्शन होता है ना। डी ऑप्शन है L1 L2 अपान L1 + L2। इसका यहाँ से अंडर रूट की ज़रूरत नहीं, हटा लो। बच्चों ये डी ऑप्शन हो गया। मान लो कोई ना मैच करे, पता नहीं क्या आएगा आंसर, तो एक सेफ आंसर मैंने लिखा है नन पर फ्रॉम इन गिवन ऑप्शंस ए बी सी डी में कोई एक सही होना चाहिए। तो बच्चों अब इस सवाल का आंसर एक सही होगा, या ये वो कौन कौन। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपके पास फार्मूले अवेलेबल है।
आप बस यूज़ करके आंसर देख लो। अब अच्छा आंसर, हाँ बोलिए, आ जाए तो बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लगाइए, आराम से लगाइए। जो ऐसे यही ज़रूरी है ना, आप लोग जैसे देखे मैंने बोला बताइए, बताना है, तो आपने बोला नहीं अभी मैं हम लगा के बता रहे हैं। यही होता है, एग्रेसिव होना चाहिए हमेशा कि हम पहले क्वेश्चन करेंगे, और यही जिद जो होती है ना, यही चीज़ आपको विनर बना देगी, रैंक 1 आ जाएगी, टॉप रैंक पे आ जाओगे। ऑप्शन बी सही है, मे बी। चलिए एक आंसर तो हमें मिल रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी ठीक। ये टेस्ट है क्या? बच्चों ये नोटिस है सभी लोगों को, जब आपका टेस्ट होता है जिस दिन, उस दिन भी आपको कोचिंग के यूनिफॉर्म में कोचिंग के यूनिफॉर्म में आना है, ठीक है। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आप यूनिफॉर्म में आएंगे, और बाकी 3 दिन और, मतलब ये आना तो चाहिए डेली, ठीक है। नियम तो ये है कि आप डेली आपके कोचिंग का यूनिफॉर्म है तो उसमें आएँ। अब जैसे मान लो कि आप बहुत बड़े पोस्ट पे चले गए, बहुत बड़े ऑफिसर हो गए, तो वहाँ का नियम जब आप ही नहीं मानोगे तो दूसरा क्या मानेगा। तो आपके लिए ये बताया गया कि यूनिफॉर्म में डेली आएँ आप। लेकिन अगर बाय द वे नहीं आ पाते, कोई वजह हो, तो 3 दिन कंपलसरी किया गया है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को आपका कार्ड चेक होगा कि नहीं होगा, लेकिन यूनिफॉर्म में नहीं होगे तो क्लास से लौटाया जाएगा। समझ गए बात? और संडे को टेस्ट के लिए यूनिफॉर्म में आपको आना है। अब जो जहाँ जो समस्या हो ऑफिस से कांटेक्ट करें। बच्चों अब अभी सवाल का आंसर बताना था मेरे को। चलिए, आप लोगों का टेस्ट हुआ था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का। टेस्ट में जो पहली रैंक है आर्यमान, आइए आप। तो उन्होंने टेस्ट में अच्छा किया है, आरटीएस के टेस्ट में जो टेस्ट होता है उसमें अच्छा किया है उन्होंने, बढ़िया किया है, शाबाश, कांग्रेचुलेशन। तो ताली बजाइए आप लोग, बढ़िया किया, वेलकम। और दूसरा टेस्ट ये भी आप ही के बैच का है, आईटी का, और सेकंड रैंक आराधना है, आपने अच्छा किया है। तो ऐसे ही आप लोग और अच्छा करिए बच्चों, पूरा नंबर ले आइए, तो एक दिन वो भी समय आएगा कि पूरा देश के लोग ताली बजाएंगे आपके हार्ड वर्क पर। इन लोगों ने देखो अच्छा किया, वेल डन, बहुत अच्छा किया, कांग्रेचुलेशन, खुश। अब चलिए इस सवाल का आंसर तो पहले लगा दिया जाए जल्दी से। अब बच्चों 1 मिनट के अंदर मैं सब सवाल लगा दूंगा, आप समझ पाओ चाहे ना समझ पाओ।
ठीक है, देखिए मैं सवाल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मोशन तीनों रिटार्डेशन है कि नहीं? बिकॉज थीटा लेस देन है ना, तो एंगल ऑफ रिपोर्ट से कम है तो रिटार्डेशन होगा। एक एक सवाल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। पहले ब्लॉक 1 बॉडी 1 वो जब चलेगा तो L1 डिस्टेंस से ही चल पाया। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन में लास्ट में जाके रुक गया। तब फार्मूला क्या लिखा जाएगा? v² बराबर u² माइनस 2a1 और L1। सही है। a1 बराबर v² बाई 2L1, a1 इक्वल टू g, नीचे की तरफ आ रहा है तो साइन थीटा रिटार्डेशन है तो विच वन इज ग्रेटर? कॉस थीटा। म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू v² बाई 2L1। आज आपने जब पहला वाला केस पढ़ा था ना, तो उसमें रिटार्डेशन ये लिखा होगा। सही है। पहले जी कॉस, देखो रिटार्डेशन है ना तो पहले म्यू आएगा, और असलेशन है तो पहले जी साइन थीटा आएगा, लेकिन म्यू बाद में आएगा। और पहले म्यू आया तो रिटार्डेशन, और बाद में आया तो असलेशन। ऐसे देख के पहचान जाते हैं भाई। अब बच्चों बॉडी 2 नंबर 2 के लिए, बॉडी 2 के लिए वो ऊपर जा रहा है लेकिन जाके रुकेगा, और जाके रुकेगा तो यहाँ पे फिर लिखोगे a2 बराबर v² बाई 2L2 इन द सेम वे, ऐसे ही डायरेक्ट जैसे ये वैसे ही है। बस a का मान बदल जाएगा बच्चों। a2 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे g म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों नीचे की तरफ काम करेगा, इक्वल टू v² अपान 2L2। और ये बच्चों इक्वेशन नंबर 2 आ गया। थर्ड नंबर देखिए आप। थर्ड नंबर में जी साइन थीटा लगेगा क्या? बच्चों बोलो, थर्ड वाले केस में क्या जी साइन थीटा लगेगा? अब ब्लॉक नंबर 3, आप लिखोगे ना a3 बराबर v² अपान 2L3, a3 बराबर म्यूजी कॉस थीटा बराबर v² बाई 2L3। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब देखो उसमें साइन थीटा, उसमें साइन थीटा अगर हटा दो तो काम चल जाएगा। बच्चों मैं अब इसी को माइनस करूँगा। L3 मेरा टारगेट है, L1 L2 के हेल्प से आना है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, लेफ्ट में 2 म्यू जी कॉस थीटा इक्वल टू v² बाई 2 1 बाई L1 प्लस, सही है। और ये 2 म्यू जी कॉस थीटा इक्वल टू v² बाई 2L3 इक्वल टू v² बाई 2 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 v² बाई 2 L3 बराबर 2L1 L2 अपान L1 प्लस L2। हार्मोनिक मीन आ गया। समझ आया? अब इसी को लगाते हुए अगले क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास का पहला सवाल ये होगा कि जैसे कोई ये ब्लॉक चला जा रहा है, इसको याद जरूर करा लेना बच्चों। जैसे ये कोई बॉडी चला जा रहा फ्रिक्शनल सरफेस पे, और इसके ऊपर अचानक एक ब्लॉक गिरे 90 डिग्री पर, तो जैसे ब्लॉक गिरेगा तो वैसे इसकी स्पीड क्या होगी? उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही मैं पूछूंगा कि कितना हो जाएगा। यहीं से स्टार्ट करेंगे। इससे स्टार्ट करके कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के। इसमें आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब चैप्टर आ जाएगा सर्कुलर मोशन। तो अगला क्लास के आधे क्लास तक तो न्यूमेरिकल जाएगा, और अगले आधे क्लास में क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये अगले क्लास की बात है। अभी आप लोगों का
विस्कोसिटी पढ़ रहे थे ना, तो थोड़ी देर तक विस्कोसिटी ख़त्म कर लेंगे। जब विस्कोसिटी ख़त्म हो जाएगा तो क्लास बंद हो जाएगा, ठीक है। जब ख़त्म होगा वही तभी बंद हो जाएगा। सरफेस टेंशन आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज मेरे को 40 मिनट ही पढ़ाना है, 30-40 मिनट ही पढ़ाना है। इसके बाद तो आप लोग बैठे रहिए, उसको कंप्लीट करेंगे।